अच्छा, तो एनाटॉमिकल फैक्टर्स हमने पढ़ ली जिसकी वजह से स्पेस डिक्रीज हो सकता है। अब जो है फंक्शनल फैक्टर्स है। फंक्शनल फैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि जिसकी वजह से ये स्पेस जो है डिक्रीज हो सकता है। ये इस फर्स्ट वाले वीडियो में आप लोग देख लें। तो इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, इस वीडियो में आप अच्छा, यहाँ पे स्केपुला को आप देखें ना, तो स्केपुला क्या कर रहा है, जैसे हम एबडक्शन करते हैं स्केपुला उसके साथ साथ लेटरली रोटेट होता है। सही है। या ये स्केपुला है ना, ये पोस्टीरियरली शो किया गया है। सो जैसे हम एबडक्शन करते हैं स्केपुला को आप देखिए ये लेटरली रोटेट करता है। सो अगर ये लेटरल रोटेशन ना हो ना और स्केपुला अपनी जगह पे स्टक हो, यहाँ से जब ह्यूमरस उठेगा मतलब एलिवेट होगा एबडक्ट होगा, तो क्या करेगा कि वो यहाँ पे इस एक्रोमियन के साथ हिट होगा। सही है। और ह्यूमरस पे कौन से मसल अटैच है, सुपरस्पिनेटिस अटैच है। तो वो सुपरस्पिनेटिस जो है यहाँ एक्रोमियन के साथ जब हिट होगा तो उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। सही है। सो ये एक फंक्शनल फैक्टर है जिसकी वजह से ये स्पेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है और इम्पिंजमेंट स्टार्ट हो जाती है। सही है। दूसरा मसला क्या हो सकता है कि अगर इस लेटरल अच्छा लेटरल रोटेशन के साथ साथ जब हम एलिवेशन करते हैं तो पोस्टीरियर टिल्टिंग होती है। पोस्टीरियर टिल्टिंग क्या होती है। अच्छा, इस वाले पिक्चर में आप देखिए ये स्केपुला को साइड से शो किया गया। स्केपुला का जो एक्रोमियन को देख ले आप, ये जब पोस्टीरियरली जाता है उसको कहते हैं पोस्टीरियर टिल्टिंग। जब ये एंटीरियरली आता है तो इसको कहते हैं एंटीरियर टिल्टिंग। तो जब हम एलिवेशन करते हैं तो उसके साथ ये एक्रोमियन जो है ये पोस्टीरियरली टिल्ट होता है। तो अगर ये टिल्ट ना हो तो उसकी वजह से भी ये स्पेस डिक्रीज होगा, और अगर यहाँ पे लेटरल रोटेशन ना हो तो उसकी वजह से भी ये स्पेस डिक्रीज होगा। सही है। एनाटॉमिकली यहाँ पे कोई मसला नहीं है, मतलब बोन्स में ना तो बोन्स में कोई मसला है ना कोई लिगामेंट्स में कोई मसला है, मसल्स में कोई मसला नहीं है। मसला असल में किस चीज़ में है, वो फंक्शन में है कि स्केपुला का नॉर्मल फंक्शन क्या था, लेटरल रोटेशन करना और पोस्टीरियर टिल्टिंग करना एबडक्शन के साथ, वो अब नहीं हो रहा तो उसकी वजह से क्या होगा, इम्पिंजमेंट होगी। अच्छा जी। और स्केपुला के अलावा अगर ह्यूमरस में कोई मसला है, ह्यूमरस को आप देखिए इस वीडियो को एक बार फिर से देखें। ह्यूमरल हेड को आप देखें ना, तो ये ह्यूमरल हेड क्या कर रहा है, ये इन्फीरियरली ग्लाइड होता है। ये जब एलिवेट होता है ना तो ये इन्फीरियरली ग्लाइड होता है। तो अगर ये इन्फीरियर ग्लाइड ना हो तो उसकी वजह से भी जो स्पेस है ये डिक्रीज होगा और इम्पिंजमेंट होगी। अगर इन्फीरियर ग्लाइड की समझ नहीं आई तो खैर ये हम अभी पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ा सा इन्फीरियर ग्लाइड नजर आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ये इन्फीरियरली आ रहा है ये हेड, ह्यूमरल हेड जो है। तो अगर ये इन्फीरियरली ना आ रहा हो, ये बस सिर्फ एलिवेट हो रहा हो, तो फिर क्या होगा, ये ग्रेटर ट्यूबरकल जो है यहाँ एक्रोमियन के साथ हिट होगा, और इस हिट होने की वजह से क्या होगा, इम्पिंजमेंट होगी। देखिए ये इन्फीरियरली जा रहे हैं पूरा का पूरा हेड। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला है। नो मैम। अच्छा जी। हमने कहा ना कि इम्पिंजमेंट होती है अगर कोई स्ट्रक्चरल मसला हो या कोई फंक्शनल मसला हो। So, अगर कोई फंक्शनल मसला हो रहा है तो उसकी वजह से जो इम्पिंजमेंट होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी। अल्लाह। अच्छा, तो कोई भी एनाटॉमिकल अगर कोई मसला है, किसी स्ट्रक्चर में कोई मसला है, तो उस इम्पिंजमेंट को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी इम्पिंजमेंट। और अगर फंक्शनली कोई मसला है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी इम्पिंजमेंट। सही है। अच्छा जी। अब बरसा बरसा पढ़ा है आप लोगों ने कि बरसा क्या होता है। क्यों सब चुप हो।
नो मैम नहीं पढ़ा। मैम नहीं पढ़ा। एनेटमी में नहीं पढ़ा? एनेटमी अपर लिम्ब में तो होना चाहिए था बरसा। चले सही है। अच्छा जी, बरसा जो है ये एक फ्लूइड फिल्ड सैक होती है। पहले मैं आप लोग को पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये जो ब्लू वाला नजर आ रहा है आप लोगों को ना, इसमें ये जो रेड नजर आ रहा है लेकिन ये इन्फ्लेम्ड है, इसकी हम बाद में बात करेंगे। ये वाला, ये जो ब्लूइश आप लोगों को नजर आ रहा है, ये एक असल में फ्लूइड फिल्ड सैक होती है। और साइनोवियम इसमें होता है। जिस तरह जॉइंट के अंदर साइनोवियम नहीं होता, उस तरह इस बरसा में भी होता है। तो एक कुशन की तरह ये काम करता है। इसका काम क्या होता है कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना और कुशनिंग करना। सही है, मतलब पेड़ सा है ना, तो वो पेड़ क्या कर रहा है कि इम्पिंजमेंट को वो असल में प्रिवेंट करता है। तो शोल्डर के अराउंड जो बर्साज है, शोल्डर के अराउंड बहुत सारे बर्साज है ना, हर एक मसल के नीचे एक बरसा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बरसा है वो सब एक्रोमियल बरसा है, एक सब डेल्टॉइड बरसा है। सब एक्रोमियल बरसा का मतलब ये है कि ये एक्रोमियन के नीचे है। सब डेल्टॉइड बरसा का मतलब ये है कि ये डेल्टॉइड के नीचे है। ये जो है मोस्ट केसेस में ये दोनों बरसात जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और कंबाइनली इसको बस सिर्फ सबएक्रोमियल बरसा कहते हैं। सही है। सो सबएक्रोमियल बरसा क्या करता है कि जब हम एबडक्शन करते हैं ना, सो एबडक्शन जब हम करते हैं तो ग्रेटर ट्रूकेंटर और सुप्रास्पिनेटस को ये प्रिवेंट करते हैं या एक्रोमियन के साथ हिट होने से। सही है। तो इसका काम क्या है कि इस एक क्वेश्चन की तरह ये काम करता है कि यहाँ पे इम्पिंजमेंट ना हो। सही है। अच्छा जी। तो मैम ग्रेटर ट्यूबरकल को किससे प्रिवेंट करते हैं? एक्रोमियन से। हमने इम्पिंजमेंट की बात की ना, कि इम्पिंजमेंट में क्या हाँ होता है कि सही है। ग्रेटर ट्यूबरकल हिट होता है एक्रोमियन के साथ, और ग्रेटर ट्यूबरकल पे अटैच है सुप्रास्पिनेटस। सो इवेंचुअली सुप्रास्पिनेटस में इम्पिंजमेंट की वजह से सुप्रास्पिनेटस में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये बरसा जो है असल में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सुप्रास्पिनेटस को, कि उसमें इन्फ्लेमेशन और डिजनरेशन ना हो। सो अगर ये बरसा, जब भी सुप्रास्पिनेटस में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, तो उसकी वजह से ये बरसा भी इन्फ्लेम्ड हो जाता है। सो आप यहाँ पे देखिए, ये नॉर्मल बरसा है, ये जो ब्लू है, ये रेड जो है ये इन्फ्लेम्ड बरसा है। जब इसमें सुप्रास्पिनेटस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इवेंचुअली बरसा में भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। और बरसा जब इन्फ्लेम्ड होता है तो फिर उसको हम कहते हैं बरसाइटिस। सही है। जब बरसाइटिस हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, और ये बरसा जो है बिल्कुल स्वेल हो जाता है। कितना बड़ा हो गया यहाँ पे, इस रेड वाले में आप देखें, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि स्वेलिंग उसमें हो जाती है ना, और बहुत पेनफुल होता है, और मूवमेंट जो है वो हम सही से फिर नहीं कर सकते। इसके बरसाइटिस का जो पेन पेन जो है वो मूवमेंट के साथ भी होता है और रेस्ट में भी होता है। अच्छा। अच्छा, जब इन्फ्लेमेशन इसमें ना हो ना इस बरसा में, तो ये सिर्फ लेयर्स होते हैं, साइनोवियल टिश्यू के लेयर्स होते हैं, और बहुत कम ही इसमें फ्लूइड होता है। लेकिन जब ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो इसमें ये फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं, और ये सब एक्रोमियल स्पेस को जो है बहुत ज़्यादा कम कर लेते हैं। तो ये सब एक्रोमियल स्पेस में पड़ा हुआ है ना, सो जब इसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ सब एक्रोमियल स्पेस जो है डिक्रीज हो जाता है। अच्छा जी, अब आते हैं ग्लियोह्यूमरल मोशंस पे। ग्लियोह्यूमरल में कौन कौन सी मोशंस होती है वो आप लोगों ने नॉर्मली पढ़े होंगे। क्या क्या होता है? फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, एडक्शन एबडक्शन होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन होती है। तो फ्लेक्शन जो होती है नॉर्मली, फ्लेक्शन 120 डिग्रीज तक होती है, और एक्सटेंशन जो है वो 50 डिग्रीज तक होती है। एबडक्शन एडक्शन जो है वो 90 टू 120 डिग्रीज तक होती है। लेकिन एबडक्शन जो है, अगर हम हैंड को मीडियली रोटेट करें या न्यूट्रल हो तो फिर हम एबडक्शन करें तो फिर उसकी रेंज जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू जब हम लेटरल रोटेशन करें और उसके साथ एबडक्शन करें। सब ऐसा करें कि हैंड को इंटरनली रोटेट करें और फिर एबडक्शन करें, कर लिया। उसके बाद लेटरली रोटेट करें और फिर एबडक्शन करें। तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि कौन से वाले में रेंज ज़्यादा होती है। कोई कर रहा है? प्रैक्टिकली कर ले खुद पे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सही है। तो जब हम मीडियली रोटेट करते हैं तो उसमें एबडक्शन की रेंज कम होती है, और जब हम लेटरली रोटेट करते हैं तो उसमें एबडक्शन की रेंज जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ये रेंज क्यों ज़्यादा होती है? ये रेंज इसलिए ज़्यादा होती है कि नॉर्मली जब हम एबडक्शन करते हैं, सो ग्रेटर ट्रूकेंटर जो है, ग्रेटर ट्यूबरकल जो है ह्यूमरस का,
वो एक्रोमियन के साथ टच हो जाता है, फिर हमें और रेंज को अलाउ नहीं करता। लेकिन जब हम लेटरली रोटेट करते हैं तो ग्रेटर ट्यूबरकल जो है वो एक्रोमियन के पीछे चला जाता है, वो भी लेटरली रोटेट हो जाता है ना। फिर जब हम एबडक्शन करते हैं तो वो एक्रोमियन के साथ टच नहीं होता, बल्कि वो उसके पीछे होता है, तो हमें ज़्यादा रेंज जो है वो प्रोवाइड करता है। सही है? सही है क्लास? यस मैम। अच्छा यस मैम। अच्छा जी। दूसरा जो है लिमिटेड टू 90 डिग्रीज व्हेन द स्कैपुला डजंट पार्टिसिपेट। ये हमने पहली बात की। अगर स्कैपुला जो है अपनी जगह पे फिक्स्ड है, स्कैपुला लेटरली रोटेट नहीं कर रहा और पोस्टीरियर टिल्टिंग नहीं कर रहा, बल्कि फिक्स्ड है अपनी जगह पे, तो फिर एबडक्शन की रेंज जो है वो सिर्फ 90 डिग्रीज तक होती है। सही है? अच्छा। एंड द स्कैपुलर प्लेन में भी स्लाइटली ग्रेटर। अब स्कैपुलर प्लेन क्या होता है? स्केपुलर प्लेन जो है 90 डिग्री एबडक्शन से आप 30 टू 45 डिग्रीज इंटीरियरली आ जाए ना, यहाँ पे अगर आपका हैंड हो, तो इसको हम कहते हैं स्केपुलर प्लेन। स्केपुलर प्लेन में जब हम एबडक्शन करते हैं तो तब हमारी एबडक्शन की रेंज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल 90 डिग्रीज। यहाँ पे 90 डिग्रीज पे जब हम एबडक्शन करते हैं तो वो थोड़ी सी कम होती है, और 45 पे जब हम करते हैं स्केपुलर प्लेन में तो वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसको हम स्कैप्शन भी कहते हैं, इसको स्केपुलर एबडक्शन भी कहते हैं, या एबडक्शन एंड द प्लेन ऑफ स्केपुला भी इसको कह सकते हैं। सही है? समझ आ गई क्लास? समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। अच्छा जी। ऐसे लगता है क्लास में सिर्फ रामला है जो कि जवाब देती है। अच्छा। मैक्सिमम एलिवेशन नॉट इन प्लेन ऑफ स्केपुला बट 10 to 20। अच्छा जी, हमने ये बात तो की कि अगर स्केपुलर प्लेन में हम एलिवेशन करते हैं तो उसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम स्केपुलर प्लेन से 10 to 37 डिग्री और इंटीरियरली आ जाए, ये स्केपुलर प्लेन है ना, इससे अगर हम थोड़ा सा और भी इंटीरियरली आ जाए तो फिर जो है हमारी एबडक्शन की रेंज मैक्सिमम होती है। सही है? अच्छा। और इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन की रेंज जो है वो 90 टू 130 डिग्रीज तक होती है, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है और डिपेंड करता है लिगामेंट्स की लेग्सिटी पे। अगर लिगामेंट्स ज़्यादा लैक्स है तो हमारी रेंज ज़्यादा होती है, अगर लिगामेंट्स टाइट है तो फिर जो है हमारी रेंज है वो थोड़ी सी कम होती है। सही है? ग्लूनोह्यूमरल मोशंस में कोई मसला है? नो मैम। सही। अच्छा जी। अब जो है ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स ऑफ ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट। ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स क्या होते हैं? ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स हमने कल भी पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने? कुछ था जॉइंट से रिलेटेड, कुछ था जिसको हमने कहा था कि ऑर्थ्रो से रिलेटेड होता है, मुझे नहीं याद। लेकिन ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स का मतलब ये होता है कि जॉइंट के अंदर जो मूवमेंट होती है ना उसको हम कहते हैं ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स, मतलब मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट। बोन की मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। सही है? बोन की मूवमेंट्स को कहते हैं ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स, जॉइंट की मूवमेंट को कहते हैं ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। अच्छा जी। तो 12:15 पे आप लोगों की क्लास है सरलम सेब के साथ। मैम जी। एनाटॉमिकल फैक्टर्स थोड़ी से रिपीट कर दें। अच्छा, एनाटॉमिकल फैक्टर्स का मतलब ये है कि अगर स्ट्रक्चर में कोई मसला है, किसी भी स्ट्रक्चर में जो भी चीज़ें सबएक्रोमियल स्पेस के इर्द गिर्द है, अगर उसमें कोई मसला है तो उसकी वजह से सबएक्रोमियल स्पेस जो है वो कम हो जाएगा। सो एनाटॉमिकल फैक्टर्स में एक जो है एक्रोमियन में अगर स्पर बन जाता है तो उसकी वजह से स्पेस डिक्रीज हो जाते हैं। एक्रोमियन का शेप अगर वो फ्लैट नहीं है, वो या कर्व्ड है या फिर हुक्ड है, तो इसकी वजह से भी स्पेस डिक्रीज हो जाते हैं। फिर इनके अलावा अगर एसी जॉइंट एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में अगर ओस्टियोफाइट्स बने हुए हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट जो है, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट अगर इनलार्ज हुआ है तो उसकी वजह से भी ये स्पेस कम हो सकता है। और अगर ह्यूमरल हेड जो है, जो ग्रेटर ट्रूकेंटर है, अगर ये ग्रेटर ट्यूबरकल है सॉरी, अगर ये बड़ा है तो इसकी वजह से भी ये स्पेस जो है वो डिक्रीज हो सकता है। सही है? और इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो इम्पिंजमेंट होती है
उसको कहते हैं प्राइमरी इम्पिंजमेंट। अच्छा, अब सही है। थैंक यू। मैम, हाँ जी, ये ग्लिनोह्यूमरल मोशन में स्कैपुला कितने डिग्री पे फिक्स्ड होता है? क्या स्कैपुला फिक्स्ड कितने डिग्री पे होता है? क्या मतलब स्केपुला कितनी डिग्री पे फिक्स्ड होता है? ग्लिनोह्यूमरल मोशन में आपने कहा ना स्कैपुला फिक्स होता है, तो पोस्टीरियर टिल्टिंग और लेटरल रोटेशन नहीं होती, तो ये नहीं कितने नहीं डिग्री नहीं पे नहीं होता नहीं है? नहीं, ये किसी डिग्री पे नहीं होता। ये नॉर्मल मूवमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो स्केपुला, वो जो वीडियो थी, वो जो वीडियो क्लिप था, उसमें हमने पढ़ा कि स्केपुला जो है एबडक्शन के साथ ये लेटरली टिल्ट करता है और ये एबडक्शन के साथ जो है पोस्टीरियर टिल्टिंग करता है। सही है। सो अगर यस मैम। स्केपुला में कोई मसला है, स्केपुला बिल्कुल स्टिफ हो गया है अपनी जगह पे और हम एबडक्शन करते हैं और स्केपुला मूवमेंट नहीं कर रहा, सही है, तो फिर एबडक्शन की रेंज जो है वो कम होती है। सही है। आप सही स्केपुला है, समझ आ किसी भी रेंज में वो स्टिफ हो सकता है। तो अगर वो स्टिफ है तो इसकी सही। वजह से मूवमेंट नहीं होगी, एबडक्शन की रेंज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, नॉर्मली जो है जब हम एबडक्शन करते हैं ना, सो 1 डिग्री की जो रोटेशन है ना, ये एबडक्शन है, ये हमें स्केपुला की वजह से मिलती है, और 2 डिग्रीज जो है ये ह्यूमरस की मूवमेंट की वजह से मिलती है। बस इसको छोड़ दीजिए, इसमें फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन स्केपुला कहीं पे भी स्टिफ हो सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स है। सो ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स में ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स का क्या मतलब है कि जॉइंट की मूवमेंट्स। सो शोल्डर जॉइंट जो है उसमें कन्वेक्स कनकेव रूल फॉलो होता है। पहले आप लोग समझे कि कन्वेक्स कनकेव रूल और कनकेव कन्वेक्स रूल क्या होता है, वो इस वीडियो में है। मैं पहले एक्सप्लेन कर। अच्छा जी, अब इन दो बोन्स को आप देखें ना, ये एक जॉइंट बना रहे हैं ना, एक ये बोन है ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला बोन है। तो नीचे वाले बोन को देखिए तो इसकी सरफेस कैसी है, ये कनकेव है, सही है। ऊपर वाले बोन की सरफेस कैसी है, वो कन्वेक्स है। जिस तरह अगर हम शोल्डर जॉइंट की बात करें ना, तो ग्लिनोइड फोसा क्या होता है, वो कनकेव होता है। सो इस वाले बोन को अगर हम ग्लिनोइड फोसा कंसिडर करें और ह्यूमरल हेड जो है वो कन्वेक्स होता है, तो अगर इसको हम ह्यूमरल हेड कंसिडर करें तो क्या होता है कि जब ह्यूमरल हेड मूव करता है तो जॉइंट जो है ये जॉइंट है ना, तो ये जॉइंट किस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, इस वाले डायरेक्शन में। जब वीडियो स्टार्ट हो जाए तो इसकी मूवमेंट को आप देखें, तो स्लाइड कहाँ पे कर रहा है, इस वाले डायरेक्शन पे, लेकिन बोन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखें। सो जॉइंट जो है वो स्लाइड किस डायरेक्शन पे कर रही है, इस वाले साइड पे, और जो बोन है वो कहाँ पे आ रही है, वो नीचे की तरफ आ रही है। सो इसका मतलब ये है कि ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स जो है, मतलब जॉइंट की मूवमेंट वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है एज टू द ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स, जो कि बोन की मूवमेंट है, सही है। मतलब जॉइंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और बोन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं कन्वेक्स कनकेव रूल। जब भी कन्वेक्स सरफेस मूव होता है ना, ये कन्वेक्स सरफेस है ना, जब कन्वेक्स सरफेस मूव होता है ऑन कनकेव सरफेस, तो उसको हम कहते हैं कन्वेक्स कनकेव रूल, सही है। और ये शोल्डर जॉइंट में इस तरह होता है। फिर से जी मैम। देखिए, इसको थोड़ा सा फिर से देखें। अब ये वाला जो है ये है कनकेव कन्वेक्स रूल। अब कनकेव कन्वेक्स रूल क्या होता है कि अब कन्वेक्स सरफेस जो है वो फिक्स्ड है और मूव कौन सा हो रहा है, वो कनकेव सरफेस मूव हो रहा है। जैसे अगर हम नी जॉइंट की एग्जांपल ले लेना, तो नी जॉइंट में फेमोरल कॉन्डाइल्स जो है वो कन्वेक्स होते हैं और जो टिबियल प्लेटूज होते हैं ना वो कनकेव होते हैं। तो जब हम टिबिया को मूव करते हैं तो फिर किस डायरेक्शन में मूवमेंट होती है वो आप लोग देख लें। अच्छा, अब जब कनकेव मूव कर रहा है ना, कनकेव कन्वेक्स रूल अब ये होता है कि जब कनकेव मूव कर रहा है ऑन कन्वेक्स, तो जिस साइड पे जॉइंट की मोशन हो रही है उसी साइड पे बोन की भी मूवमेंट हो रही होती है, सही है। सो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, सही है। अच्छा, कन्वेक्स कनकेव रूल ये होता है कि ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी टू ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स, सही है।
और कनकेव कन्वेक्स रूल का मतलब ये होता है कि जब कनकेव मूव कर रहा होता है तो फिर ऑर्थोकाइनेमेटिक्स और ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स एक ही डायरेक्शन में होती है। इसकी समझ आ गई? मैम ये Yes. कॉन्वेक्स का रिपीट कर दें। अच्छा, कन्वेक्स जी मैम। कनकेव रूल। अच्छा, कन्वेक्स कनकेव रूल का मतलब ये है कि मूवमेंट जो है, ये फर्स्ट वाला जो वर्ड होगा ना, उसका इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट वाला जो है वो मूव कर रहा है। सो कन्वेक्स कनकेव रूल में क्या होता है कि कन्वेक्स सरफेस मूव करेगी किस पे? कनकेव सरफेस पे। ये देखिए, इसमें कन्वेक्स सरफेस ये वाला है, कन्वेक्स सरफेस मूव करेगी ऑन कनकेव, तो ये कौन सा रूल बन जाएगा? कन्वेक्स कनकेव रूल। कन्वेक्स कनकेव रूल में क्या होता है कि ऑर्थोकाइनेमेटिक्स मतलब जॉइंट जो है वो इस साइड पे स्लाइड करेगा, तो ऑर्थोकाइनेमेटिक्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और बोन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, सही है, वो इस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो ऑर्थोकाइनेमेटिक्स एंड ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी, सही है। और कनकेव कन्वेक्स में क्या होगा, मतलब इसका अपोजिट, तो फिर उसमें कनकेव मूव करेगा, और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है ऑर्थोकाइनेमेटिक्स की एंड ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स की वो सेम डायरेक्शन पे होगी, सही है। अब ओके मैम। किसी और को मसला है तो बता दें। नो मैम। बॉयज को तो लगता है सब कुछ समझ आ रहा है, या फिर सोए हुए हैं, ऐसे ऑनलाइन है लेकिन सोए हुए हैं। अच्छा जी, अच्छा। सो अच्छा, अब जाते हैं शोल्डर जॉइंट में, देखते हैं कि उसमें कनकेव कन्वेक्स कनकेव रूल कैसे फॉलो होता है। यहाँ पे आप देखिए ना, अच्छा यहाँ पे आप देखिए, सो ह्यूमरल ह्यूमरल हेड जो है वो कन्वेक्स है, और जो ग्लिनोइड फोसा है वो कनकेव है। सो ऑर्थोकाइनेमेटिक्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा टू ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स, सही है। तो जैसे ही अब देखिए, ये सरफेस जो है ह्यूमरल हेड का जो सरफेस है, जॉइंट का जो सरफेस है, वो नीचे की तरफ ग्लाइड कर रहे हैं, इंफीरियरली ग्लाइड कर रहे हैं, सही है। और बोन जो है वो सुपीरियरली जा रहे हैं, सही है। सो ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। तो आप फिर से देख लें, हेड को देखें तो वो नीचे जा रहे हैं इंफीरियरली, और बोन जो है वो सुपीरियरली जा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्स कनकेव रूल। अच्छा, अब अगर ये हेड जो है, ये अगर इंफीरियरली मूवमेंट ना करे ड्यूरिंग एबडक्शन, अगर ये इंफीरियरली मूव ना करे, और बल्कि ये क्या कर रहा है, एबडक्शन के साथ ये जो है सुपीरियर ट्रांसलेशन कर रहा है। तो अगर ये एबडक्शन के साथ ये अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तब ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। सो अगर ये एबडक्शन के साथ सुपीरियर ट्रांसलेशन कर रहा है बल्कि इंफीरियर ग्लाइड नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस है ना, एक्रोमियन प्रोसेस के साथ ये हिट होगा, और उसकी वजह से जो है इम्पिंजमेंट होगी। इस वाले में आप देखिए ये नॉर्मल है, ये बी वाला नॉर्मल है, ए वाला एबनॉर्मल है। बी में आप देखिए ह्यूमन हेड जो है इंफीरियरली ग्लाइड कर रहा है, बोन जो है ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पे स्पेस को देखिए काफी ज्यादा स्पेस है, कोई इम्पिंजमेंट नहीं हो रही। ए में आप देखिए अगर इंफीरियर ग्लाइड नहीं हो रही बल्कि एबडक्शन के साथ हेड भी सुपीरियरली ट्रांसलेट कर रहा है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक्रोमियन के साथ ग्रेटर ट्यूबरकल हिट होगा, और उसकी वजह से एम्पिंजमेंट होगी, सही है। Yes, ma'am. अच्छा जी, अच्छा। अब इसमें ये सुपीरियर सुपीरियर ग्लाइड सुपीरियर मोशन की हमने बात की कि ये सुपीरियरली अगर जा रहा है तो ये फिर एबनॉर्मल होता है। इसमें नॉर्मली जो है 1 to 2 mm तक सुपीरियरली अगर ये जा रहा है तो ये नॉर्मल है। अगर हर एक डायरेक्शन में इंटीरियर ट्रांसलेशन, पोस्टीरियर ट्रांसलेशन, इंफीरियर या सुपीरियर ट्रांसलेशन अगर अप टू 5 mm तक हो रही है ना, तो ये नॉर्मल है, ये खैर होता है बंदे में। लेकिन अगर ये ट्रांसलेशन जो है 5 mm से ज़्यादा हो, 20 mm तक हो ना, तो फिर ये जो है इसको हम कहते हैं कि उस बंदे में हाइपर मोबिलिटी है, या पैसिव लेग्जिटी जो है उसकी ज़्यादा है, सही है। मतलब उसके लिगामेंट्स जो है वो काफ़ी लैक्स है, मतलब काफ़ी लूज है, वो मूवमेंट्स को प्रिवेंट नहीं करते, और उसकी वजह से जो है ट्रांसलेशन हर एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा होती है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर मोबिलिटी,
सही है? थैंक यू। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। यस मैम। मैम